जय हिंद साथियों, मैं उर्मी कॉम्पिटिटिव क्लासेस शैलेंद्र श्रीवास्तव आज मध्यकालीन भारतीय इतिहास की दूसरी क्लास लेके आया हूँ। मैं इस क्लास के अंतर्गत जो पढ़ना है देखते हैं। भारत पे मध्यकालीन भारत पे दो मुस्लिम आक्रमण हुए हैं। हम अध्ययन की दृष्टि से इसको दो भागों में बांटा है। पहला अरब आक्रमण, दूसरा तुर्क आक्रमण। अरब आक्रमण हम पढ़ चुके हैं। अरब आक्रमण के अंतर्गत मोहम्मद बिन कासिम था जो एक सफल अरब आक्रमणकारी था और उसने 712 ईस्वी में सिंध के शासक दाहिर को पराजित कर सिंध पे कब्जा किया और वहाँ शासन प्रबंध को चलाया। अब हम देखते हैं अरब आक्रमण के बाद कौन सा आक्रमण हुआ है, तुर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमण के अंतर्गत हम अध्ययन की दृष्टि से को सरल बनाने के लिए हमने महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के रूप में इनको दो भागों में बांटा है। चलिए हम महमूद गजनवी को आज पढ़ेंगे। महमूद गजनवी को पढ़ने के पहले इसके बाप दादाओं के इतिहास के विषय में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। चलो हम देखते हैं महमूद गजनवी के विषय में। तुर्क कहाँ के निवासी थे? तुर्क कहाँ के निवासी थे? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। तुर्क जो है चीन के उत्तरी पश्चिमी भाग के निवासी थे और जो एक असभ्य और बर्बर जनजाति थे। और ये तुर्क उमैया वंशी शासकों के संपर्क में आते हैं और इस्लाम धर्म को स्वीकार करते हैं। और इसमें अभी हाल ही में पुलिस से संबंधित एग्ज़ाम हुआ, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि तुर्क कहाँ के निवासी थे। तो उसमें एक ऑप्शन में दिया हुआ था कि चीन के उत्तर पश्चिमी भाग के निवासी थे। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जा सकता है, ये किनके संपर्क में आने से इस्लाम धर्म को स्वीकार किया? तो उमैया वंशी शासक थे, उन्हीं के संपर्क में आते हैं तब ये इस्लाम धर्म को स्वीकार करते हैं। ये एक छोटे छोटे कबीलों में बटे हुए थे। उन्हीं कबीलों का एक सरदार था अल्पतगीन। अल्पतगीन ने 962 ईस्वी में गजनी या यामनी साम्राज्य की स्थापना करता है। कब करता है? तो 962 ईस्वी गजनी या यामनी साम्राज्य की स्थापना करता है। इसकी राजधानी गजनी थी। एक यहाँ पे क्वेश्चन अभी तक बना हुआ है, यामनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो अल्पतगीन था। और इसने क्या की? अल्पतगीन के बहुत सारे दास थे। ये तुर्क क्या करते थे? बहुत सारे दास अपने पास रखते थे। उन दासों का पुत्रवत लालन पालन करते थे और उनकी शिक्षा दीक्षा और भोजन पोषण के पूरे व्यवस्था करते थे। यही जाके इनका सहयोग जो भी दास होते थे ये इनका सहयोग करते थे। अल्पतगीन अपने जो दास थे उन्हीं में से 1700 चुने हुए तुर्क अधिकारियों का एक दल नियुक्त किया और जो युद्ध में और शासन व्यवस्था में इनका सहयोग करते थे। इनमें से जो 1700 चुने हुए तुर्क अधिकारी थे, इनमें से एक सुबकुतगीन भी था। सुबकुतगीन अल्पतगीन का एक दास था, परंतु ये अपनी योग्यता के बल पे तुर्क अधिकारी बना और ये अल्पतगीन का दामाद भी बना। अब अल्पतगीन के बाद सुबकुतगीन शासक बनता है। सुबकुतगीन जो है भारत पे आक्रमण करने वाला पहला तुर्क आक्रमणकारी था। इसने 986 ईस्वी में पंजाब के शाही वंश के शासक जयपाल पर आक्रमण किया और उसको पराजित करता है। इसमें यहाँ पे भी एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन सा तुर्क आक्रमण भारत पे आक्रमण करने वाला पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था? तो सुबकुतगीन था। अब इसके बाद दूसरा देखते हैं और इसमें सुबकुतगीन ने किसको हराया था? जयपाल को हराया था, शाही वंश के शासक जयपाल को।
अब सिबकुतगिन की 996 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। तो वो उस मृत्यु होने के बाद उसके दो पुत्र होते हैं, दो पुत्र अब्दुल कासिम महमूद और इस्माइल दोनों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध होता है, जिसमें उत्तराधिकार के युद्ध में अब्दुल कासिम महमूद विजयी होता है, जो राजगद्दी पे अब्दुल कासिम महमूद गजनवी के नाम पे बैठता है। और ये इसका शासनकाल 998 से 1030 ईस्वी तक रहता है। अब महमूद गजनवी के विषय में हम थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। महमूद गजनवी ने भारत पे 17 बार आक्रमण करता है। इसके विषय में हेनरी इलियट एक ऐसा इतिहासकार है जिसने इसकी जानकारी दी है। अधिकतर इतिहासकार इसके मत से सहमत रहते हैं। महमूद गजनवी 998 ईस्वी में गजनी की गद्दी पे बैठता है। गजनी की गद्दी पर बैठता है। अपने पिता के शासनकाल पे क्या है, अपने पिता के शासनकाल में खुरासन का शासक था। खुरासन का शासक था। इसने भारत पे आक्रमण किया। इसने भारत 1000 ईस्वी से लेके 2700 ईस्वी तक इसने भारत पे 17 बार आक्रमण करता है। इसके विषय में हेनरी इलियट जैसे इतिहासकार ने भारतीय इतिहास में उल्लेख किया हुआ है। इसमें एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, अपने पिता के शासनकाल के समय मोहम्मद गजनवी कहाँ का शासक था? तो वो खुरासान का शासक था। और इसने कितनी बार भारत पे आक्रमण किया? तो 17 बार भारत पे आक्रमण किया है। और कब से कब तक? 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक। इसका उल्लेख किस इतिहासकार ने किया है? तो हेनरी इलियट ने किया हुआ है। चलो हम इसके महत्वपूर्ण अभियानों को देख लेते हैं। कौन कौन महत्वपूर्ण हैं और क्वेश्चन अधिकतर जो एग्जाम में आने की संभावना बनी हुई है। चलिए देखते हैं। दोस्तों, हम महमूद गजनवी के महत्वपूर्ण आक्रमणों को देखते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमें समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि वहाँ पे जब केवल ये पूछता है महमूद गजनवी जब पेशावर पे आक्रमण करता है तो वहाँ का कौन शासक था, ये और कोई उस तरीके की
प्रश्न कभी नहीं पूछता उसने कितना धन लौटाओ, क्या किया वो, और कितना प्राप्त किया, और किसको मारा, क्यों पीटा। केवल वहाँ पे या तो शासक पूछ लेता है, वहाँ कोई विशेष चीज़ होती है जैसे किसी मंदिर को लूटा या कुछ, तो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लेता है। हम केवल एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही देखेंगे क्योंकि समय की बर्बादी हम नहीं करेंगे। चलो देखते हैं इसके महमूद गजनवी के प्रमुख भारतीय अभियान। महमूद गजनवी भारत पे 17 बार आक्रमण करता है। इस विषय में हेनरी इलियट ने भारतीय इतिहास में इसका जिक्र किया है। सबसे पहले भारत में 1000 ईस्वी में, सबसे पहले महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी में भारत पे आक्रमण किया और भारत के सीमावर्ती क्षेत्र पेशावर के हिस्सों पर विजय प्राप्त करता है और अपने देश को लौट जाता है। और फिर इसका एक महत्वपूर्ण अभियान 1001 और 2 ईस्वी में हिंदू शाही शासक जयपाल के विरुद्ध होता है। यहाँ पे भी ये लूटपाट करता है और अपने देश को लौट जाता है। और ये इसका एक महत्वपूर्ण अभियान 1005-6 ईस्वी में मुल्तान के शासक अब्दुल फतेह दाऊद के विरुद्ध होता है। अब्दुल फतेह दाऊद बिना युद्ध किए ही युद्ध स्थल से भाग जाता है। अब महमूद गजनवी मुल्तान की राजधानी को तहस नहस करता है, वहाँ से धन दौलत को लूट के अपने देश को लौट जाता है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण महमूद गजनवी का अभियान 1008 से 9 ईस्वी के बीच होता है जो हिंदू शाही शासक आनंद पाल के विरुद्ध था। आनंद पाल को इसलिए आनंद पाल के विरुद्ध यह आक्रमण करता है क्योंकि जब अब मुल्तान के शासक अब्दुल फतेह के विरुद्ध आक्रमण किया था तो आनंद पाल ने इसकी सहायता की थी और इसी एवज में इसको दंडित करने के लिए ये महमूद गजनवी इस पर आक्रमण करता है। आक्रमण में इसको महमूद गजनवी को ना ज़्यादा ही पैसा धन दौलत प्राप्त होती है, ना ही इसको ज़्यादा हाथी वगैरह प्राप्त होती है। इसी के एवज में 1008 ईस्वी में इसी आक्रमण के तहत कांगड़ा का नगर एक नगर कोट होता है, उसके विरुद्ध हमला करता है, नगर कोट के विरुद्ध हमला करता है। नगर कोट में उसको बहुत सारा धन दौलत प्राप्त होता है। इतिहासकारों ने नगर कोट के विरुद्ध हमले को मूर्तवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई है। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण अभियान महमूद गजनवी के 1012-13 ईस्वी में थानेश्वर के राजा राम के विरुद्ध होता है। थानेश्वर की राजधानी जो थानेश्वर के चक्र स्वामी का मंदिर होता है, वहाँ से महमूद गजनवी चक्र स्वामी के कांच से निर्मित आदमकद मूर्ति को गजनी ले जाकर अपने रंगभूमि में रखाता है। और ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो चक्र स्वामी मंदिर को कहाँ से लूटा था, तो थानेश्वर से लूटा था। और एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कहाँ पे रखाया था, जो थानेश्वर के चक्र स्वामी का से निर्मित आदमकद मूर्ति थी, गजनी के अपने रंगभूमि में इसको रखवाया था। अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण अभियान इसका 1018-19 ईस्वी में कन्नौज के राजा राजपाल के विरुद्ध होता है। कन्नौज पे आक्रमण करने के पहले यह क्रमशः बाटन, महावन और मथुरा और वृंदावन के मंदिरों को लूटता है। फिर इसके बाद कन्नौज पे आक्रमण करता है। इसमें एक क्वेश्चन अभी तक यहाँ पे पूछा गया है कि कन्नौज आक्रमण में आक्रमण करने का एक क्रम बताइए। तो इसमें बटन पे पहले आक्रमण करता है, फिर इसके बाद महावन पे आक्रमण करता है, फिर मथुरा पे करता है, चौथा वृंदावन में, फिर इसके बाद 5वें में कन्नौज पे आक्रमण करता है। इसका एक महत्वपूर्ण अभियान 1020-21 में कलिंजर के राजा विद्याधर के विरुद्ध था। और इसका सबसे अंतिम आक्रमण और 1025 ईस्वी में काठियावाड़, गुजरात के नगर काठियावाड़ जिसकी राजधानी अनिलवाड़ थी, सोमनाथ के मंदिर में इसका आक्रमण होता है। उस समय
काठियावाड़ का राजा भीम प्रथम होता है। ये जो 16वां आक्रमण है ये महत्वपूर्ण आक्रमण है। इस आक्रमण के अंतर्गत सोमनाथ मंदिर को लूटता है। इस लूटपाट में इसको बहुत सारा धन दौलत प्राप्त होता है। वह लूट कर अपने धन दौलत को अपने देश को गजनी ले जा रहा होता है। जाने के क्रम में उसको कुछ जाटों ने इसके ऊपर कुछ जाटों ने आक्रमण किया और आक्रमण करके इसकी कुछ संपत्ति को वापस लूट ली थी। इसी संपत्ति को वापस लेने के लिए यह 17वां आक्रमण अर्थात 1027 ईस्वी में अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध करता है। जाटों को दंडित करता है और इनकी जो संपत्ति होती है वह अपने देश को ले जाता है। जाटो इसके उपरांत 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मौत हो जाती है। महमूद गजनवी के प्रमुख भारतीय आक्रमणों का क्या प्रभाव पड़ा इसको भी हम देख लेते हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं महमूद गजनवी की आक्रमण का प्रभाव। सब महमूद गजनवी जी ने जब आक्रमण किया इसका कुछ न कुछ तो भारत पे प्रभाव पड़ा ही होगा। इसको चलो देखते हैं। पहला तो भारतीय राजाओं को पराजित करता है और पराजित करने में एक तो भारतीय राजनीति की ये जो कमजोरी को उजागर कर देता है, क्योंकि जो भारतीय राज्य थे छोटे छोटे जो राज्यों में बटे हुए थे, इनमें आपस में ही नहीं पड़ती, आपस में ही एकता नहीं थी। इस चीज को इसने महमूद गजनवी ने आक्रमण करके इस चीज को भारतीय राजनीति की कमजोरी को उजागर कर दिया कि भारतीय जो राजा हैं ये आपस में ही नहीं एकताहीन में। और दूसरा इसने भारत के कुछ राज्य जैसे पंजाब, सिंध, मुल्तान में अपने गजनवी गवर्नरों को नियुक्त करके मुस्लिम शासन व्यवस्था की स्थापना करता है। और विदेशी आक्रमण एक प्रभाव ये पड़ा, विदेशी आक्रमण का द्वार महमूद गजनवी ने खोल दिया। और महमूद गजनवी के आक्रमण का एक ये महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा कि भारतीय कला को इसने नष्ट किया। भारतीय स्थापत्य कला के अंतर्गत स्थापत्य कला के अंतर्गत मंदिरों को इसने खूब लूटा। प्लस मंदिरों में जो मूर्तियां वगैरह थी मूर्तियों को खंडित किया। मूर्तियों को क्या किया इसने खंडित किया, जिससे भारतीय कला इसके आक्रमण से नष्ट हुई। इसने और महमूद गजनवी के आक्रमण के एक ये प्रभाव पड़ा, भारत का जो धन है वो अधिकतर गजनी चला गया। इसके महमूद गजनवी के आक्रमण का पहला प्रभाव क्या, भारतीय राजाओं को पराजित करके भारतीय राजनीति की कमजोरी को उजागर किया, क्योंकि ये भारतीय राजा जो आपस में ही इनकी एकता नहीं रहती थी। इसलिए भारत के कुछ क्षेत्र जैसे पंजाब, सिंध, मुल्तान को जीत करके वहां पे अपने गजनवी गवर्नरों की नियुक्त करता है और मुस्लिम शासन व्यवस्था की स्थापना के साथ ही यहाँ पे अपना शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करता है। ये भारतीय आक्रमण का द्वार खोल लेता है, भारतीय कला को नष्ट करता है, फिर भारत का धन जो गजनी ले जाता है। इसमें कुछ हमारे जो अभी तक थोड़ा बहुत छूट गया होगा ये सब लेक्चर में, तो हम उसको एक नोट के तौर पे देख लेते हैं। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला महमूद गजनवी पहला शासक था। इसको बुत सिकन और मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। बगदाद का खलीफा
अल कादिर बिल्लाह ने यामिन उल दौला अमीन उल मिल्लत की उपाधियां दी थी। यामिन उल दौला का अर्थ है साम्राज्य का दाहिना हाथ। यामिन उल मिल्लत का अर्थ है धर्म का रक्षक। और इसी के एवज में इसने महमूद गजनवी अपने राज्य के खुतबे में खलीफा का नाम शामिल किया। खलीफा के नाम को शामिल करने की प्रथा को 1258 ईस्वी में हलाकू खान ने समाप्त कर दी। यहाँ पे ये क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है कि जो महमूद गजनवी ने अपने राज्य के खुतबे में खलीफा का नाम शामिल किया था, किस शासक ने खलीफा के नाम को खुतबे से समाप्त कर दिया था? तो किस सन में किया था? 1258 में हलाकू खान ने समाप्त किया था। जो महमूद गजनवी के सिक्के हैं दिल्ली वाला के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसमें हम नोट में जो छूट गया है अभी तक उसको जो पढ़ रहे हैं। एक तो महमूद गजनवी ने सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला ये पहला शासक था। और महमूद गजनवी को बुस्सिकन और मूर्त भंजक भी कहा जाता है। बगदाद का जो खलीफा था यामिन उल दौला और अमीन उल मिल्लत की उपाधि देता है। अपने राज के खुतबे में खलीफा का नाम शामिल करता है, लेकिन हलाकू खान ने 1258 ईस्वी में खलीफा का नाम अपने खुतबे से हटा दिया था। और इसके जो सिक्के हैं दिल्ली वाला के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, ये लेक्चर जो महमूद गजनवी से संबंधित था ये मेरा पूरा हुआ। अगला लेक्चर मेरा मोहम्मद गोरी से संबंधित होगा। कल हम मिलते हैं मोहम्मद गोरी के लेक्चर में। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आप मेरे देखने के लिए मेरे वीडियो को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।